आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की बुक, जो कि एक्सरसाइज अध्याय नंबर 7 है। कहानी का नाम है ठेस, और इस कहानी का नाम है ठेस, जिसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। ठेस कहानी में जो उल्लेख किया गया है मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है इसमें। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं कहानी को। बीआर मोड में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग सीधे चलते हैं पाठ के अंदर चलते हैं ठेस कहानी में। कहता है, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। इसलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर एक तिहाई काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तोल तोल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। देखिए क्या होता है, खेती बाड़ी के समय गांव का किसान जो है ना सिरचन की गिनती नहीं करते थे। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते थे। इसलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए सिरचन को बुलाने के लिए नहीं जाता था। क्योंकि कहता है क्या होगा उसको बुलाकर, मतलब दूसरा मजदूर आकर के एक तिहाई काम कर लेगा, तब कहीं सिरचन रहे एकदम से जो है ना हाथ में खुरपी डुलाता हुआ पगडंडी पर पैर तोल के रखता हुआ आते हुए दिखाई देगा। लगता है जैसे कि मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। कहता है, आज सिरचन को मुक्तखोर कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मरैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई शायद सारे इलाके में। एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चीक बनवा कर भेज दो। देखिए इसमें लेखक कहता है कि आज भले ही सिरचन को कोई कामचोर चटोर कह ले, लेकिन एक समय था जबकि उसके मरैया के पास बड़े बड़े बाबू भैया की सवारियां बंधी रहती थी। लोग उसको पूछते ही नहीं थे, सिरचन को खुशामद कर कर के उसको अपने यहाँ काम करवाने के लिए ले जाते थे। अब कहता है, अरे अब उसके बाद लेखक को जो एक भाई होता है जो कि शहर में रहता है, शहर से उसका भाई भी चिट्ठी लिख के भेज दिया था कि सिरचन के हाथ के एक जोड़ा चीक बनवा करके भेज दो। तो लेखक जो है ना वहाँ से सिरचन के पास जाता है चीक बनवाने के लिए, मतलब चीक बनवाने के लिए उसको भी बुलाने के लिए जाता है लेखक का भाई सिरचन। यदि क्या कहता है सिरचन, लेखक जो है ना, लेखक का भाई जो शहर में होता है, तो वो अपने भाई की चिट्ठी आने के बाद जो है वो लेखक जाता है सिरचंद को अपने घर पे काम के लिए बुलाने के लिए। कहता मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। मतलब लेखक कहता है सिरचन को बुलाने से पहले जब उसका बड़े भैया जब शहर से चिट्ठी भेज के कहता है कि सिरचन से एक जोड़ा चीक बनवा करके वो शहर भेज दो, तो लेखक जाता है सिरचन को बुलाने के लिए। और बुलाने से पहले अपनी माँ से पूछ लेता है कि क्या मेरी माँ से पूछ लेती है क्या क्या सिरचन को बुलाने जाएंगे तो क्या सब भोग लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। ब्राह्मण टोली के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था। अब देखो उसमें क्या होता है, भले ही तो माँ से पूछ लेती है सिर लेखक जो जाएंगे तो वो उसका भोग क्या सब लगेगा, तो माँ हंसकर कहती कि जाइए जा जा बेचारे, मेरे काम में भोग की बात नहीं उठाती कभी। तो लेखक कहता है कि देखिए, कहता है उसमें कि एक हमको याद है कि एक बार मेरे ही सामने में, मतलब लेखक के सामने में ही सिरचन ने ब्राह्मण टोली के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को पानी पानी कर दिया था उसके ही सामने में। इसलिए वो लेखक जो है ना सिरचन को बुलाने से पहले माँ से पूछ लेती है। कहता है बेपानी कर दिया था सिरचन ने तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है। अब वहाँ पर पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को कहा था घर में कि तुम्हारी जो भाभी है नाखून से काट के तरकारी परोसती है, और इमली के रस डालकर करी तो हम कार कुम्हारों की घरवाली बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से सीखा।
मतलब इस तरह से जो है न सिरचन ब्राह्मण चौधरी के छोटे लड़के को इस तरह से बेपानी कर दिया था, जो कि वहाँ पे लेखक भी था। इसलिए उसको पता था कि यदि उसको थोड़ा भी खाने में कमी होगा तो हमको भी बेइज्जत न कर दे। इसलिए वो लेकर मतलब सिरचन को बुलाने से पहले क्या करते हैं, माँ से एक बार ज़रूर पूछ लेते हैं कि क्या सब भोग लगेगा। इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले माँ से पूछ लेता है। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन। अब क्या होता है, सिरचन आता है उसके घर पे काम करने के लिए, क्योंकि उसका भैया ने शहर से चिट्ठी भेजा था कि एक जोड़ा चिक बुनवा कर भेज दो। तो सिरचन आया उसकी माँ के घर पे, लेखक के माँ के घर पे काम करने के लिए। जैसे ही सिरचन आता है, माँ देखते ही उलझ कर कहती, आओ सिरचन, आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की डारी खखोरन के साथ चूरा तुमको बहुत पसंद है ना। कहता है माँ उलझ करके कि आओ सिरचन, आज नैनू मत रही सुबह सुबह तो तुम्हारे याद आई। कहता तुमको घी की दाढ़ी खखोरन के साथ चूरा तुमको काफ़ी पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है कि उसकी नंदन रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। अब देखिए माँ आते आते उसको कहते हैं कि आइए आइए आओ सिरचन, नैनू मत रहे थे तुम्हारे ही याद आया, आओ तुमको तो घी के साथ दादी मतलब घी के दाढ़ी के खखोरन के साथ चूरा बहुत पसंद है ना। और उसके बाद माँ कहती है कि बड़ी बेटी के ससुराल से संवाद आया है कि वहाँ पर उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता है। कहता है कि जीभ हंसता है और फिर वो क्या होता है कि कहता है, घी की संधि सूंघ कर हुई आ रहा हूँ भाभी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर है, एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुची बनाता, फिर कुचियों से रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते करते उसकी तन्यता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, सिरचन मुँह चोर है काम चोर नहीं। मान के ये सिरचन जब काम करने लग जाता था ना, तो बहुत ही तालीनता से वो मन से काम करने लग जाता था, एक एक काम को बारीकी से करता था। भले उसको ज़्यादा समय लग जाए वो अलग बात है, लेकिन इसके बीच में यदि सिरचन को कोई टोक देता था तो फिर वो बोल देता था कि आप किसी दूसरे से करवा लीजिएगा, सिरचन मुँह जोड़ है लेकिन काम चोर नहीं है। ऐसे करके सिरचन दूसरे को जवाब देते। कहता है बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई मिले न मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब देखिए भले उसको दूध में मिठाई मिले न मिले कोई बात नहीं, वो चलेगा, लेकिन बात में यदि थोड़ा भी कोई झाग दे देगा तो उसको बात बर्दाश्त नहीं होता है। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। देखिए चटोर क्या होता है तो इसको थोड़ा समझना है। चटोर वो होता है जो खाने पीने में थोड़ा खाने पीने का शौकीन होता है, जो थोड़ा तला भुना चीज़ खाते हैं उसी को चटोर बोलते हैं। तो कहता है सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही के दाढ़ी, मलाई वाला दूध दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, दूम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। देखिए सिरचन क्योंकि चटोर है ना, कामचोर नहीं है, मुँह चोर नहीं है, लेकिन चटोर है। कहता है कि जैसे ही मान के चलो सिरचन को भले ही मजदूरी नहीं दो, लेकिन उसको खाने के प्रबंध कर लो, एक बार सिरचन को जाके बुला दो, वो टाइम पे पहुंच जाएगा। टाइम पे वो निश्चित रूप से पहुंच जाएगा, एकदम से दूम हिलाता हुआ। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म, अधूरा रख कर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। अब देखिए अब क्या हुआ, अब काम में तो लग गया, अब खाना में थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो अब क्या करेगा, किसी न किसी बहाना लेकर के वो कह देगा कि आज कपाल में अधकपारी हो गया, पेट में दर्द है, ठेगुन में दर्द है, 10 गो बहाना बना करके वहाँ से वो बोलेगा चलो आकर के किसी दिन कर देंगे। तो किसी दिन क्या हो गया कि किसी दिन नहीं, अब उसको उतना फुर्सत ही नहीं है। फिर
फिर कहता मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस तितलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंग डोर के समोढ़े सुनी भूसी चुनी रखने के लिए मूंज की रस्सी, बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों की बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना दुराना कपड़ा देकर विदा करो, कुछ भी नहीं बोलेगा। कहते देखो मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंग डोर के मोड़े चुनी बुनी। मतलब सिरचन जो था ना, मोती एक घास होता है, शीतल पाटी एक पटेर होता है जिसका शीतल पाटी बनता है, और बांस के जो मतलब झिलमिल होता है चीक, वो सब बनाने में इतना मतलब जो सामान बनाता है, हलवाहों के लिए टोपी बनाता था, मतलब बरसात से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए हलवाहों के लिए टोपी बनाता था। ये सब कारीगर सिरचन को मतलब जो था उसमें उसको भले ही मजदूरी नहीं दो लेकिन खाना पीना खिला दो बढ़िया से, सांझ को बस विदा कर दो, एक पुराना धुराना कपड़ा दे करके, वो कुछ बोलेगा नहीं, वो चुपचाप कर ले करके चल जाएगा अपना। होता कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी कुछ नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं है। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारीगर है। अब कहते हैं कि सिरचन को बुलाने वाले को भी पता है कि सिरचन मतलब बात करने में भी क्या है, कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन, देखिए महाजन टोले के भज्जू महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ, इतनी बड़ी बात ही है बेटिया, बड़े लोगों की बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो पटेर की शीतल पाटियों काम सिर्फ खसारी का सत्तू पिलाकर कोई करवाए भला, यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब देखिए क्या होता है कि बड़ी बात मतलब कुछ नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं है कि सिरचन को मतलब काम करते वक्त ऐसे जो है खिला पिला दो, अच्छा से पुराना दुराना कपड़ा दे के विदा कर दो और कुछ नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं है। सिरचन को बुलाने जानते हैं, सिरचन बात करने में भी कारीगर है। मतलब सिरचन जो है बात करने में भी क्या है, कारीगर है। क्यों भज्जू महाजन, मतलब महाजन टोले के एक भज्जू महाजन की छोटी बेटी थी, भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी, और वो जा करके भज्जू महाजन की बेटी जो है सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी, और वो जाकर माँ से कहने लगती है, कहता है कि मैं जा करके माँ से कहती हूँ इतनी बड़ी बात, तो कहता है बड़ी बात ही बेटिया, बड़े लोगों की बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो पटेर का काम सिर्फ खसरी की सत्तू करवा के क्या कर सकता है। कहता उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी, पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी कि मानू के साथ मिठाई की पतीली न आवे, कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानी तो। अब देखिए क्या होता है कि अगले दिन उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी, पहली बार ससुराल जा रही थी। मतलब पहले तो शादी होता था, शादी के बाद दुरागमन होता था, है ना। आजकल तो शादी होता है फिर सब चीज़ के साथ, मतलब जो भी प्रक्रिया होता है एक के बार होता है। पहले शादी होता था, उसके बाद 1 साल के बाद दुरागमन होता था। उसी तरह जब कहता है कि मानू का शादी हुआ था, तो जब वो जा रही थी ससुराल, तो उसका दूल्हा ने वहाँ से खत लिख के कहा कि भले ही मानू के मतलब बड़ी भाभी को खत लिख करके चेतावनी दे दी मानी का दूल्हा कि मानू जब आएगा ना पहली बार, तो मतलब उसके भले ही मिठाई में 1-2 मिठाई कम होगा तो चलेगा, लेकिन जो है ना अपने गांव से फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पार्टी के बिना मानू नहीं आएगी। भाभी ने हंस कर कहा, बेरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात कर दिया माँ ने। अब देखियो क्या होता है कि मानू के जब विदाई होने वाला था, तो मानू के दूल्हा ने वहाँ से फरमाइश दे दिया कि मानू के साथ भले ही मिठाई 1-2 कम आएगा चलेगा, लेकिन साथ में 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के लेके भी आना है।
अब क्या करती है माँ, फिर से सिरचन को ला करके अपने काम पर तैनात करवा देती है। और सिरचन काम अब फिर माँ क्या करती है कि सिरचन को बुला करके, जब अब की बार जो है मानू की विदाई होने वाली थी, तो मानू के ससुराल के लिए जो है ना, फिर सिरचन को माँ बुला करके अपने काम पर हफ्ता दिन पहले बुला करके उसको काम पे लगवा देती है, क्योंकि मानू की विदाई होने वाली थी। फिर कहता है देख, फिर माँ कहती है देख सिरचन, इस बार कहता है, फिर माँ कहती है कि देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी। सिरचन को कहता है इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली, असली मोहर छाप वाली धोती। पहले के ज़माना में ये बहुत मतलब जो है कीमती होती थी, मोहर छाप वाली धोती। तो कहता है कि सिरचन इस बार नई धोती दूंगी। माँ कहती है सिरचन से असली मोहर छाप वाली धोती, मन लगा कर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। मतलब माँ कहती है कि अब की बार तुमको मोहर छाप वाली धोती दूंगी, तुम ऐसा काम करो कि देखने वाले ही इसको देखते रह जाए। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। अब सिरचन भी क्या हो गया, मतलब पान जैसी पतली छुरी की बांस के तिल्ली जो था ना, एकदम से पतला पतला तिल्ली बना करके उसको चिकनाता हुआ अपने काम में लग जाता है। रंगीन सुतलियों में डिब्बे डालकर वह चीक बुनने बैठा। अब रंगीन सुतलियों में डब्बे डालकर वो चीक बुनने के लिए बैठ गया। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है, जो पहले कभी नहीं बनी। मतलब जैसे ही चीक के 1 से 1.5 हाथ की काम किया सिरचन, तो लोगों को समझ में आ गया कि अब की बार सिरचन जो है ना, नया फैशन के कोई नया सामान, नया चीज़ बना रहा है। मजली भाभी से नहीं रह गया। अब देखा कि जैसे कि सिरचन किसके लिए काम करने के लिए आया था, मानू के लिए, क्योंकि मानू के दूल्हा ने उसको विदाई से पहले कह दिया था कि मानू आएगा तो कम से कम 3 जोड़ा फैशनेबल 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और 2 जोड़ी शीतल पाटी भेज देने के लिए। अब उसके बाद उसकी मजली भाभी को नहीं रह गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। अब उसको भी मान के चलो कि मजली भाभी से नहीं रहा गया ये बात कि सिरचन जो है सिर्फ एक मोहर छाप वाली धोती पर इतना अच्छा से काम कर रहे हैं। तो मजली भाभी से नहीं रह गया, तो पर्दे को देख आर से भी वो कहती है कि हमको पहले से पता नहीं था कि मोहर छाप वाली धोती में इतना अच्छा काम होता, नहीं तो हम भी अपनी नैहर से भैया को खबर भेजवा देते। कहता है काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। अब वो तो काम में व्यस्त था, जैसे भाभी की बात जो है, मजली भाभी की बात उसके कानों में पड़ी, मोहर सिरचन के कानों में पड़ी। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशम कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। अब मतलब सिरचन जो है उसकी बात सुन गया। अब कहता है कि ऐसी जो है मतलब मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मानू मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। तब सिरचन कहता है कि मोहर छाप वाली धोती के साथ साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती है बहुरिया। मानू दीदी की काकी की सबसे छोटी बेटी है, मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मजली भाभी का मुंह लटक गया। अब मजली भाभी का मुंह, इतना बात जो कहा ना, तो मजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू। अब वो देखिए क्या होता है कि जैसे मतलब सिरचन उसको मना कर दिया, ऐसे कर दिया, तो उसको मजली भाभी का दुखी हो गया, मुंह लटक गया। अब वो अपने मन मन फुसफुसाने लग गई, कुछ कुछ बोलने लग गई। तो उधर से मतलब जो है मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात कर रहे बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई खाने को जो मिलेगी, देखती है ना। अब दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के सतभैया तारा। सिरचन जब काम में, कहता है कि सारे तारे जगमग, सतभैया तारा। सिरचन जब काम में मग्न रहता है तो उसकी जीभ जरा
बाहर निकल आती है होठ पर। अपने काम में मग्न सिरचन को खाने पीने की सुधि नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चीरा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया? सिर्फ चीरा और गुड़। देखिए क्या होता है, सिरचन जब काम कर रहा होता है ना, तो पूरा जब वो मन से काम करता है तो उसके जो है ना जीभ थोड़ा होठ पे आ जाता है, इस तरह से वो मग्न रहता है। तो उसके बगल में क्या होता है कि एक सूपा में जो है ना चूड़ा होता है और उसमें गुड़ का ढेला होता है। तो सिरचन का नज़र जो है ना सूपे पड़ जाता है। उधर से क्या होता है, मझली भाभी भी आती है, उसको भी पता लग जाता है कि लगता है सिरचन को कोई न कोई खाने के लिए दिया है। इसलिए वो सिरचन को क्या होता है कि वो दौड़ करके माँ के पास गई और कहता है, माँ, किसने इसको कलवा दिया सिरचन को चूर और गुड़ा? माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेले कहाँ कहाँ क्या क्या कर देखूँ? अरे मछली, सिरचन को बूंदियाँ क्यों नहीं देती? अब देखिए, सिरचन से तो मछली भाभी पहले से जनी बुनी रहती थी। अब इतना बात माँ जो खाना बनाने में व्यस्त थी और माँ ने कह दिया कि सिरचन को बुनिया उनिया थोड़ा दे दो। तो क्योंकि मछली भाभी तो पहले से ही उससे जली बुनी थी। कहता, बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। अब देखो क्या होता है कि जब उसको पता था कि मछली भाभी आएगा बुनिया देने के लिए, तो उसको थोड़ा चिढ़ा के बोला कि देखिए हम मछली। कहता है कि मैं बुनिया नहीं खाती हूँ काकी। सिरचन के मुंह में चूरा भरा हुआ था। सिरचन चूरा खा रहा था और उसके मुंह में चूरा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर रहा अछूता। मतलब एक सूप के एक किनारे पे गुड़ का ढेला था जो कि चूरा से थोड़ा हटके था सूपे में। फिर कहता है कि देखिए माँ सुनते सिरचन। फिर माँ की बोली सुनते ही मछली भाभी की भुहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। अब जैसे ही माँ ने कहा मछली भाभी को थोड़ा बुनिया सिरचन के दे दो, बस उसका जो है ये बात सुन करके मछली भाभी की और भी मतलब थोड़ा गुस्सा भौं तन गया, अपने आप आया और सिरचन जो खा रहा था उसके सूप में बुनिया फेंक के चला गया। क्योंकि उसको तो पहले सिरचन जवाब दे दिया था कि तुम्हारे रेशम को कुर्ता मोहर छाप वाली के साथ मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पे भी ऐसे काम नहीं बनेगी बहुरिया। तो उसको तो बहुत खराब लगा था, क्योंकि उसके नेहर के बारे में ये बोल दिया। और जब महिला सको औरत सको उसके नेहर बारे में बोला जाता तो उसको बहुत ही खराब लगता है। सिरचन ने पानी पानी पीकर कहा, मछली भाभी, बहू रानी अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इसी हाथ से खोल कर बांटती है क्या? अब सिरचन तो पानी करने में सबसे आगे रहता है, बात करने में भी कारीगर है। तो सिरचन ने पानी पीकर कहा, मछली मछली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? अब देखिए ऐसा बात कर दिया, उसको चिढ़ा दिया। और इस पर जो है मछली भाभी देखिए क्या कहता है। बस मछली भाभी कहता है, बस मछली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, छोटी बजाती के आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी का नेर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? अब उधर से छोटी चाची आती है और वो जब मझली भाभी रूम में बैठ कर के कमरा में बैठ कर रोने लग जाती है, तो उधर से छोटी चाची आती है। कहता है, छोटा जाति का मुंह ही क्या होता है, छोटा होता है। आखिर किसी को नेहर का बात उसको भला बुरा का क्या कहने का क्या जरूरत है, हैं? इस तरह से ये छोटी चाची कहते। मजली भाभी माँ की दुलारी बहू है मजली भाभी। माँ तमक कर आई बाहर, सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुटी करने की क्या जरूरत है? अब जब देख रही थी कि मतलब भाभी जो है सिरचन की बात से रूठी हुई है, रो रही है, तो माँ भी थोड़ा रसोई से बाहर आकर कहता है, सिरचन तुम जो है इधर क्या काम करने के लिए आता है तो काम करो, बदकुटी करने से क्या क्या जरूरी है तुमको? कि जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मुझसे कहो। माँ कहती है, तुमको जो चीज़ चाहिए तुम हमसे पूछो, हम तुमको देंगे, इस सबसे बदकुटी करने की क्या ज़रूरत है? सिरचन का मुंह लाल हो गया। सिरचन को भी मुंह क्या हो गया, ये बात सुन करके मुंह लाल हो गया। मतलब मुंह लाल होना मतलब गुस्सा हो जाना अंदर ही अंदर।
उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधेरे चिक में फंदे डालने लगे। अब सिरचंद क्या हो गया, कोई जवाब नहीं दिया माँ की बात पर, और वो क्या किया, आगे काम मतलब आगे के काम वो जारी कर दिया। मानू पान सजाकर बाहर बैठे खाने में भेज रही थी। अब क्या हो गया था, मेहमान सब था, कुछ गेस्ट सब। अब मानू जो थी, मानू के तो क्योंकि मानू के काम के लिए आया था सिरचंद, मानू को विदाई होने वाली थी, तो मानू ने क्या किया कि सिरचंद जो काम कर रहा था तो उसके बगल से होते हुए पान लेकर के जा रहा था। चुपके से एक पान बीरा सिरचंद को देते हुए बोली, इधर उधर देखना सिरचंद दादा, कामकाज का घर है। अब जब जैसे वो जा रहा था सिरचंद मतलब मानू दीदी जा रहा था पान देने के लिए बैशक खाने में, तो उसके बगले में सिरचंद भी काम कर रहा था। तो उसी में से एक को पान बीरा एक पान जो है ना चुरा करके दे दिया सिरचंद को, और उसको कह दिया कि कामकाज का दादा है, कामकाज का घर है दादा, थोड़ा इधर उधर देख के ही काम कीजिएगा। कहता है पांच तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत देना। तब मानू कहती है सिरचंद से कि इस घर में 5 तरह के लोग हैं, 5 तरह का बात कहेंगे, आपको किसी की बात पर ध्यान देना नहीं है। सिरचंद ने मुस्कुराकर पान का बीरा मुंह में ले लिया। अब सिरचंद ने क्या किया, मानू ने पान दिया और वो अपना जो है ये बात सुन करके मुस्कुराकर अपना पान के बीरा मुंह में रख लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। अब चाची भी थोड़ा जलती भुनती थी उससे, सिरचंद से। मजली भाभी को तो तबीयत से जो है उस पर गुस्सा था, और उसके बाद चाची भी उससे थोड़ा बहुत जलने भूलने लग गया था। तो कहता है जैसे ही पान चिबा रहा था, मतलब अति क्या कहते हैं, जैसे ही पान चिबा रहा था सिरचंद, उधर से मजली भाभी अपने कमरा से निकल रही थी। सिरचंद को पान खाते देखकर अवाक हो गई। अब जैसे छोटी चाची ने चाची ने जैसे ही पान खाते हुए देखा सिरचंद को कि वो अवाक हो गया, मतलब देखते के देखते रह गया सिरचंद को। सिरचंद ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते घूरते देखकर कहा, छोटी चाची जरा अपनी डिबिया गमकवा जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए। अब देखिए वो तो देख गया, एक तो जलती भुनती थे और उसको चिढ़ाने लग गया सिरचंद। और कहता है कि घूमते देख कर कहा, अरे चाची, छोटी चाची, आप जरा अपना मतलब गमकवा, अपना डिबिया का गमकवा जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हो गया आपका खिलाना हुआ। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। एक तो पहले से जली भुनी रहती थी सिरचंद से, और ऐसे बात कह दिया तो और उसको जो है ना गुस्सा आ गया। कहता गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर कहीं नहीं मिल सकता। ये झनकती हुई बोली मस्खरी करता है। अब चाची जो है ना कहता कि लगता है अब इससे अच्छा जो है ना गुस्सा उतारने के मौका हमको दोबारा नहीं मिलेगा। तो छोटी चाची कहता हम इतनी झनकती हुई बोलती है, कहता मस्करी करता है, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गमकुआ जर्दा खाते हो। कहता है कि तू हमसे मस्करी करता है, तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लग जाए। तो घर में भी ऐसा गमकुआ जर्दा कभी खाता है घर में, यहाँ आकर के तुम गमकुआ जर्दा मांगता है, तुम्हारे ऐसे जीभ में आग लग जाए। ऐसे मतलब चाची कहता है सिरचंद से, चटोर कहीं के, मेरा कलेजा धड़क। बस सिरचंद की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े थूक आया। अब देखिए क्या होता है कि एक तो मजली भाभी उससे जले भुने रहते थे घर में, उधर से माँ भी जो है ना थोड़ा आकर के उसके साथ भला बुरा कह दिया। उसके बाद जो है छोटी चाची भी उसको भला बुरा कह दिया। उसको मन मन जो है बहुत कष्ट हुआ बेचारा को, सिरचंद को। वो क्या किया, पान जैसे कहता है बस सिरचंद की उंगलियों में सुतली के फंदे मंद पड़ गए। मतलब जैसे मन से काम कर रहा था ना, अब वो जो है ना मंद पड़ गया, मतलब धीरे धीरे काम करने लग गया। कुछ देर तक वो चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। कुछ देर जो है ना पान को मुंह में घुलाता रहा, चुपचाप बैठा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े थूक आया। अपनी छुरी, हंसिया वगैरह समेट कर संभाल कर झोले में रखा, टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। अब वो जो है ना छोटी चाची की बात सुन कर के भी वो क्या होता है कि हनहनाता, अपना जो है जो भी अपना काम करने का सामान होता है उसको समेट के झोला में रखता है, और टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डालती है, और हनहनाता हुआ सिरचंद जो है आंगन से बाहर निकल आता है। चाची बरबराई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी, कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। अब चाची कहता, अरे
अरे बाप रे चाची हर बड़ाई, अरे बाप रे बाप, मतलब चाची के गप पर जो है सिरचन चल दिया तो चाची और जो है कहता है अरे बाप रे बाप इतनी तेजी, कोई मुफ्त में काम नहीं करता। चाची कहता है कि ऐसे ऐसे कर रहा है जैसे लगता है मुफ्त में ये काम करता है। 8 रुपया में मोहर छाप वाली धोती आती है। चाची कहती है कि मोहर छाप वाली धोती कितना में आती है? 8 रुपये में। पहले के ज़माना में 8 रुपये बहुत होता था, आजकल तो 8 रुपये का क्या है। कहता इस मुंह झौसे के मुंह के, इस मुंह झौसे के न मुंह में लगाम है न आंख में सील, पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चीख मिलेंगी। अब चाची कहती है कि इस मुंह झौसे के मुंह में लगाम, न तो मुंह में लगाम है और नाक में न आंख में सील है, पैसा खर्च करेंगे करने पर ऐसे सैकड़ों चीखे मिलेंगे। बातर टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली मारती फिरती हैं। तब चाची कहता है कि देखिए कैसा इसका हिम्मत कैसा है मुझौसा का है, पैसा खर्च करेंगे तो ऐसा सैकड़ों चीखे मिलेंगे। बात और टोली की महिला से अपना जो है मतलब सर पर जो है ना गट्ठर लेकर के चीख और लेकर के गली गली मारती मतलब घूमती फिरती रहती है, उसी से खरीद करके ले लेंगे और मानू को भेज देंगे। मानू नहीं बोली, मानू चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। मानू को तो पता था कि हमारे मतलब मानू को भी पता था और सबको पता था कि सिरचन के अलावा इस गांव में इतना दूर में कोई अच्छा काम करने वाला चिक्का नहीं बनाता था। अब मानू चुपचाप रह गई क्योंकि मानू का तो नहर जाने वाला था सामान, इसलिए मानू कुछ नहीं बोली। सातों तारे मंद पड़ गए, मतलब दूसरे दिन ही सातों तारा जगमगा उठे गए थे। चीख बुन रहा था सिरचन, तो अब क्या हो गया कि सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। अब माँ मानू को भी थोड़ा समझा रही है। माँ कहती है कि माँ बोली जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर। मानू से बोला मैं खरीद कर भेज दूंगी। ये मानू से कहती है माँ। मानू को याद आई विवाह में सिरचट के हाथ की शीतल पाटी दी थी माँ ने। ससुराल वाले ने न जाने कितनी बार खोल कर दिखाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। मानू को याद थी विवाह में सिरचन के हाथ से जो शीतल पाटी दिया था उसको, तो मानू के जो ससुराल गई थी तो उसके ससुराल वालों को जो रिश्तेदार सब आया था पटना कलकत्ता से, तो सभी ने उसको सामान को बहुत देखा, मतलब बहुत तारीफ किया था, उसको सामान को देखा था। वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। अब मानू को तो पता था कि इसके सामान जो है हमारे ससुराल में बहुत सराहना मतलब तारीफ हुआ था, इसलिए जो है ना मानू वहाँ से उठ करके चल जाती है भाभी के कमरे में। सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पट्टी पर लेटकर वह कुछ देर सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ अब नहीं। देखिए क्या होता है कि मानू जो है ना उसको मनाने के लिए जाता है, फिर जाता है जब सिरचन के यहाँ, तो सिरचन क्या होता है कि एक शीतल पाटी लेकर के अपने अंगना में मतलब ऐसे सोया रहता है और वो सोच रहा होता है। जब देखती है मानू को कि आया है सिरचन बुलाने के लिए सिरचन को, और सिरचन देख लेती है मानू को, तो कहता है अब नहीं बउआ जी अब नहीं, मैं कान पकड़ता हूँ, नहीं अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करेंगे, कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को भी ले गई अपने साथ। बउआ जी मेरे घर वाले जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। अब सिरचन कहती है मानू से कि उसकी पत्नी जो थी ना, कहता है ससुरी खुद मरी, मेरे बेटी को मतलब खुद मरी या बेटे बेटियों को भी ले गई अपने साथ। सिरचन तब कहती है मतलब मानू से कि मेरी पत्नी सरसुरी तो खुद मरी, साथ में बेटे बेटी को भी ले गई, काश वो आज जिंदा होता तो आज हमको ये दुर्दशा देखने को नहीं मिलता। यह शीतल पाटी उसी की बनी हुई थी, मतलब वो जो सोया हुआ था ना आंगन में, तो उसकी शीतल पाटी उसकी पत्नी के बुनी हुई थी। इस शीतल पाटी को छू कर कहता हूँ अब यह काम नहीं करूँगा, गांव भर में तुम्हारी हवेली में काम मेरी हक कदर होती थी। अब सिरचन कहता है कि मैं यह शीतल पाटी छू करके कहता हूँ कि अब मैं काम नहीं करूँगा, क्योंकि इस गांव में मेरा यदि ज़्यादा कदर होता था तो वो तुम्हारे हवेली था, तुम्हारे घर था। अब क्या, अब मैं चुपचाप लौट आया, समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लग गया, वह नहीं आ सकता। मानू भी समझ गया कि अब लगता है कि कलाकार के दिल में क्या लग गया, ठेस लगती है, अब वो वापस नहीं आ सकता है। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखाई पड़ता क्यों मानू?
अब देखिए बड़ी भाभी क्या करता है कि उसको जो है ना थोड़ा छीट उट देना, मतलब जब अधूरा काम जो छोड़ के गया था सिरचन ने, तो उस चीक में क्या किया, अपना से ये रंग उंग डालने झालर तरल लगा कर लगाने लग गया। और मानू को कह दिया कि देखो मानू, ये थोड़ा बेजान नहीं लगता है। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका, चाची और मजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से दूरी चीक को मोड़ कर लिए जा रही है अपने साथ। अब देखिए क्या होता है, मानू के ससुराल जाने मतलब विदाई होता है, ससुराल जाने के समय हो जाता है। जब इसे ही स्टेशन पर जाता है, जब सामान खोल के देखने लगता है कि मानू के साथ में क्या क्या सामान है, तो वहाँ देखता है कि शीतल मतलब चीक, वो जो अधूरी चीक जो छोड़ के गया था सिरचन, तो उसको बड़े ही मतलब अधूरे चीक को वो जो है ना समेट करके अपना साथ ले जा रहा था मानू अपने ससुराल। मानो ही मन सिरचन पर गुस्सा आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर उसने कोसने की जी हुआ कामचोर चटोर। मतलब देखिए ज़्यादा जो कोसता था ना, चाची कोसता था, इसलिए कहता है कि अब उसको कोसने का मन हुआ मानू को कि चाची के साथ हम भी थोड़ा कोस दें, लेकिन वो क्या करता है। तो गाड़ी गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफार्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी बबुआ जी। तो उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। जैसे ही सिरचन के देखा कि वहाँ पे सिरचन को थोड़ा मतलब स्टेशन पर जो उसको मानू को पहुँचाने के लिए गया, तो मानू को जो सामान खोल के देखने लग गया उसके साथ में जो भी था, तो उसमें देख रहा था कि सिरचन जो अधूरा छोड़ के गया था चीक, उसको भी मानू बड़ी जतन से उसको समेट के अपने ससुराल ले जा रही है। तो जैसे ही ट्रेन मतलब गाड़ी आई उसमें जो बैठा दिया, तो जब गाड़ी की खिड़की बंद करने लग गया, तब उधर से आवाज़ आने लग गया दौड़ते हुए, मतलब प्लेटफार्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी बउआ जी। तब मतलब मानू की जो नज़र पड़ती है दौड़ते हुए सिरचन पे प्लेटफार्म पे, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा, क्या क्या है। मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा, दौड़ता आया हूँ। दरवाज़ा खोलिए, मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखूँ। अब क्या होता है कि सिरचन जो है ना, मानू उसको पता होता है कि सिरचन जो है अब मतलब मानू अब जा रही है ससुराल, तो वो जो है ना थोड़ा सामान उमान लेकर के आती है और मानू को कहती है कि खिड़की खोलने के लिए, क्योंकि ट्रेन में मानू को भी थोड़ा बहुत गुस्सा था कि अरे भाई कम से कम मेरा काम तो करते करके जाता है, हम तो यहाँ पर नहीं न रहने वाले थे, भले हम ससुराल चल जाते तो तुम यहाँ रहता नहीं रहता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मानू को भी थोड़ा कष्ट मतलब उसको भी थोड़ा दिक्कत हुआ था। तो फिर भी इसे क्या कहता है, जब मानू बुआ जी कहता, दौड़ते आया और दरवाजा के पास आया खिड़की के पास, और उधर से गर्दन मतलब ऐसे करके जो है मानू भी देखती है कि सिरचन है। फिर सिरचन कहता है कहाँ है मानू दीदी, एक बार देख लूँ। तो मैं दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतनी ही बोल सके, मतलब दरवाज़ा खोल खोल दिया और जो है मानू दीदी इतना ही बोल सकी, और तब तक में ट्रेन क्या होता है खुल जाता है और ट्रेन आगे बढ़ जाता है। एक जोरी आसन कूस की कारी चल पड़ी। अब कहता है कि जैसे मतलब उसका जो है खिड़की गेट खोला, तो तब तक में जो है इतना ही बोल सका, मतलब जो है क्या कहते हैं, मानू इतना ही बोल सकी और सिरचन ने भी इतना ही बोल सका कि एक जोड़ी आसन की कूस की गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर वाली धोती का एक दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीव को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ लिए। क्या होता है, जब वहाँ पर सामान कुछ पहुँचे मतलब अपनी तरफ से सिरचन मानू को देने जाती है ना, तब मानू उसको 8 रुपया निकाल करके देने लग जाती है मोहर छाप वाली धोती का दाम। तो वहाँ पर सिरचन जो है ना दांत ऐसे दांत कूच करके जो है अपने दांत को काट करके दोनों हाथ जोड़ लेती है, कहती नहीं ऐसा काम नहीं करेंगे। मानू फुट फुट कर रो रही थी। अब देखो ना, ये बात सुनकर जो है मानू फुट फुट करके रोने लगे। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा, ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतल पाटी को फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। देखिए इसमें कितना अच्छा से ये कहानी, कितना अच्छा कहानी था ठेस। ये जो है ना सिरचन मतलब मानू जब अपने ससुराल पहुंचते हैं ना, वहाँ जब खोल के सामान देखने लगता था तो देखने लगी, तो देखा कि इससे भी अच्छा अच्छा सामान जो है ना उसको सिरचन ने आते वक्त उसको भेंट में दिया था। तो यही था हम लोगों का ये कहानी, जो कि ठेस कहानी है। और इस
को अच्छा आप लोग दोबारा देख लीजिएगा, इससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।